आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है होम्योपैथी सामान्य बीमारियों में, और दूसरा जो टॉपिक है वो है मिथ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं मिथ पे। मिथक जो था, सबसे बड़ा मिथक था कि क्या होम्योपैथिक दवाई किसी अन्य दवा के साथ ली जा सकती है। तो बिल्कुल ली जा सकती है, और ये मिथक काफी हद तक दूर हो गया है। और इस मिथक को दूर करने का कार्य कोरोना ने किया। कोरोना को देखिए आप, तो लोग अस्पताल में एडमिट थे। एडमिट रहते हुए उन्होंने अस्पताल का सारा ट्रीटमेंट लिया। अस्पताल में एडमिट रहते हुए उन्होंने काढ़ा पिया आयुर्वेद का। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम दवाई खाई। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने योग किया, और अस्पताल में रहते हुए उन्होंने भाप का सेवन किया। तो आयुर्वेदिक काढ़ा लिया, भाप लिया जो नेचुरोपैथी का था, योगा किया, और होम्योपैथिक दवाई का सेवन हर किसी ने किया आर्सेनिक एल्बम का, और साथ में एलोपैथिक दवाइयों का सेवन किया। तो जो दुनिया भर में ये बहुत बड़ा मिथक फैलाया गया था कि एलोपैथिक दवाई के साथ होम्योपैथी नहीं ली जा सकती है, या होम्योपैथिक दवाई के साथ आयुर्वेदिक नहीं ली जा सकती है, या एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक नहीं ली जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा मिथक आज की डेट से खत्म हो चुका है। कोई इस बारे में अगर आपको गलत राय देता है कि आप ये दवाई खा रहे हैं तो उसके साथ ये नहीं खा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तुरंत उसको टोकना चाहिए। हर चिकित्सक का एकमात्र उद्देश्य है कि उसका मरीज कितना जल्दी और कितना सरलता से ठीक हो सके। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा वही मरीज को सबसे बेहतर परिणाम दे सकेगा। दूसरा जो मिथ है, दूसरा मिथ ये है कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों के साथ लहसुन, प्याज इत्यादि लिया जा सकता है। तो बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता है भाई? हम भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। मैं पिछले 24-25 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले 5-6 साल पढ़ाई किया। तो इस 30 सालों में, 30-31 सालों में मैंने देखा कि मैं खुद स्वयं, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्रगण सभी होम्योपैथिक दवाई प्रयोग करते हैं। सबके घर में जो भोजन बनता है उस सब्जी में, उसमें लौंग भी डलती है, मसाले में हींग भी डलता है, और अदरक भी डलता है, प्याज भी डलता है, लहसुन भी डलता है। तो वो सब्जी, वो दाल, वो चावल, वो रोटी खाते हुए हम लोग तो सब स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये कहाँ से आ गया कि लौंग खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, या कॉफी पी लेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, होम्योपैथिक दवाई असर नहीं करेगी। ये सब बिल्कुल प्योरली मिथक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दवा को दाल में डाल के खाएंगे और दवाई परफेक्ट है तो वो आपको असर वहां पर डालेगी ही डालेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ थी, जो आज से आप क्लियर मान लीजिए कि दवाई के साथ लहसुन, प्याज, लौंग, इलायची, इत्र या कॉफी का परहेज बिल्कुल वर्जित नहीं है। वर्जित कहां पर है? यदि आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें खाने से परेशानी हो रही है तो उसको आपको नहीं खाना है, चाहे आप होम्योपैथिक दवाई खाएं चाहे एलोपैथिक दवाई खाएं। जैसे सपोज कि आपको टॉन्सिल्स का परेशानी है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, बार बार गला खराब हो जाता है, और आप कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम लेंगे तो आपका गला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ आप गले की परेशानी है, टॉन्सिल्स की परेशानी है, या सर्दी खांसी बुखार की परेशानी है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम नहीं लेना है। अगर आपको पेट संबंधी परेशानी है, कब्ज है, पाइल्स है, बवासीर है, फिशर है, फिशुला है, और आप बहुत ज्यादा लाल मिर्ची या मसालेदार भोजन कर रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं, वो आपको सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लाल मिर्ची खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे तो उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तीसरा सबसे बड़ा मिथक है कि क्या होम्योपैथिक दवाई प्रारंभ करने पर पहले बीमारी बढ़ जाती है फिर बाद में कम हो जाती है? नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथक है। ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक दवा लेने पर सीधे बीमारी कम होती है, बढ़ती नहीं है। बढ़ती किस कंडीशन में है फिर? बढ़ती उस कंडीशन में है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है
तो हम उसको तुरंत ही उसका जो पहले से ट्रीटमेंट ले रहा होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी दवाई ले रहा होता है, उसको सडनली स्टॉप करा देते हैं। तो जब सडनली कोई भी ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे तो उसका बीमारी बढ़ने लगेगा। तो लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी जो बढ़ रहा है ये होम्योपैथी के कारण बढ़ रहा है। ये बिल्कुल मिथक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर डोजिंग है, तो सीधे बीमारी कम होगी। एक और है मिथ की होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में अल्कोहल या सिगरेट नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली अल्कोहल और सिगरेट जो है वो इसलिए नहीं लेना चाहिए कि ये हमारे समाज में बहुत बड़ी दुर्गुण है। अगर आप अल्कोहल या सिगरेट लेते हैं तो न केवल आप स्वयं, आपका परिवार, आपका इकोनॉमी, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। तो अल्कोहल और सिगरेट नहीं लेना ही सबसे अच्छा बात है। कहीं न कहीं वो ट्रीटमेंट को अल्टर भी कर रहा होगा, पर ऐसा बहुतायत में नहीं देखा गया है। काफी सारे लोग अल्कोहल लेते रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं, फिर भी उनको ट्रीटमेंट से फायदा होता है। ये तो बात हुई मिथ को लेकर के। अब हम आते हैं दूसरे जो टॉपिक है। मैंने जो बीमारियां लिया है, सबसे बड़ा इसमें प्रश्न उठता है कि लोगों का प्रश्न या फोन आता है मेरे पास कि सर इस बीमारी का इलाज होम्योपैथी में है, इस बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी सारी बीमारियां जो केवल दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, उसका इलाज होम्योपैथी में है। यस, बिल्कुल है। ऐसी बीमारियां जिसके लिए सर्जरी अत्यंत आवश्यकता है या इमरजेंसी है या प्लास्टर लगाना है, उसके लिए हमको उसका सहयोग लेना ही पड़ेगा। अगर आपको खून बहुत कम हो गया है तो खून चढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। उसके साथ में भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उससे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से क्या होगा कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कट डाउन हो जाएगा। तो ये जो लोगों के मन में था कि होम्योपैथिक दवाइयों से किन किन बीमारियों का इलाज होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी सभी बीमारियां जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, उन सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में है। इसके अलावा एक जो स्कोप ऑफ होम्योपैथी है, स्कोप ऑफ होम्योपैथी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा स्कोप है होम्योपैथी का ऐसी बीमारी जो बार बार हो जाती है। जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो गया या साइनोसाइटिस हो गया, उसने नाक का ऑपरेशन करा लिया, साइनस के लिए पॉलिप्स हो गया, ऑपरेशन करा लिया, थोड़े दिन 3 महीने 6 महीने वो ऑपरेशन के बाद ठीक रहता है, उसके बाद वापस उसको परेशानी हो जाती है। ऐसे कई मरीज मेरे पास आते हैं जो 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्या ठीक नहीं होती है। तो ऐसी सभी बीमारियां, रिकरेंट जो होने वाली बीमारियां हैं, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, स्टोन हो, जो जो बीमारी बार बार हो जाती है, पथरी, लोगों को बार बार पथरी बन जाती है। एक बार वो लेजर करा लेते हैं, लिथोट्रिप्सी करा लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन पथरी का जो फॉर्मेशन है वो नहीं खत्म होता है। तो ऐसी सभी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं, वो होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और उसको बार बार परेशानी होना ही बंद हो जाता है। दूसरी, ऑटो इम्यून डिसीजेस या क्रॉनिक डिसीजेस, जिसके लिए हमारा मॉडर्न साइंस बोलता है कि ये ठीक ही नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी सभी बीमारियां जिसको मॉडर्न साइंस के चिकित्सक हमारे साथीगण बोलते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकती हैं, वो सभी बीमारियां होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं। चाहे मैं अस्थमा की बात करूं, चाहे एसएलई की बात करूं, चाहे मैं सोरियासिस की बात करूं, चाहे मैं जो ये एक्जिमा की बात करूं, चाहे मैं नेल्स की खराबी की बात करूं, चाहे व्हाइट स्पॉट की बात करूं, बाल्डनेस की बात करूं, अगर मैं स्किन और हेयर पे बात करूं तो स्किन और हेयर पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिरेकुलस इफेक्ट है। आप सभी जानते होंगे कि वाट्स, जो मस्से बार बार हो जाते हैं, कई लोग मस्सों के लिए ऑपरेशन कराते हैं, लेजर कराते हैं। तो मस्से बार बार होना और मस्से झाड़ने की दवाइयां होम्योपैथी में बहुत प्रचलित है। लोग थूजा लेते हैं, एंटीक्रूड लेते हैं, कॉस्टिकम लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और बहुत जल्दी उनको
वाट से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरीके से बाल झड़ने की समस्या हो या स्किन की परेशानी हो, स्किन पे सफेद दाग और काले दाग दोनों तरह के मरीज हमारे पास आते हैं और वो स्किन का ट्रीटमेंट लेते हैं और हम लोग बिना लगाने का दवाई दिए वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये जो होम्योपैथी में स्किन और हेयर का ट्रीटमेंट है वो तो बहुत ही मिरेकुलस है। लोग 50-50 हजार का ऑइंटमेंट लगा करके आते हैं फिर भी ठीक नहीं होते हैं और हमारे पास कुछ दिन दवाई लेते हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो ओल्ड एज की परेशानी होती है, अगर मैं मेल हमारे पुरुष भाइयों की बात करूं तो 45 साल से 50 साल के जो भी मेल वर्ग है उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का लोग एक बार, दो बार, तीन बार ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी परेशानी ठीक नहीं होती है, तब हमारे पास आते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं और उससे उनको वापस न तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, न तो उनका प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और जो पीवीआर होता है, पोस्ट वाइड यूरिन, वो पूरी तरह से कम होने लगता है और उनको बार बार पेशाब जाने की हाजत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से प्रोस्टेट की परेशानी अगर और अधिक बढ़ जाती है और लोगों को कैथेटर लग जाता है तो कैथेटर लगा करके लोग हमारे पास आते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको कैथेटर से भी छुटकारा दिला देती है होम्योपैथी। इतनी अच्छी चिकित्सा प्रणाली है कि ऐसी समस्त बीमारियां जिसमें छोटे मोटे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है बिना ऑपरेशन के ठीक कर पाते हैं हम लोग। और एक बहुत अच्छी बीमारी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया क्या है? हमारा बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाता है। बोन मैरो ब्लड बनाता नहीं है और जो हमारा ब्लड जो चढ़ाते हैं उसको मार डालता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो लोग हमारे पास पूरे देश से आते हैं, पूरे दुनिया से इवन आते हैं जिनका प्लेटलेट्स 2000, 5000, 10,000 रहता है और बढ़ता नहीं है। बार बार 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में उनको प्लेटलेट लगाना पड़ता है। प्लेटलेट लगाने के बाद भी उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ता है और पूरे इंडिया के एम्स, पीजीआई, सीएमसी वैल्यू से पेशेंट आते हैं। जब वहां मना कर दिया जाता है कि आपका कोई भी इलाज संभव नहीं है, तब हम लोग होम्योपैथी से उनको ट्रीट कर पा रहे हैं। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं ही ठीक कर रहा हूँ, ऊपर वाले ने ऐसा हमको टूल्स दिया है। डॉक्टर हेनीमैन जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं, जिन्होंने होम्योपैथी बनाया है, उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों का जो हमारे हाथ में ये वरदान स्वरूप दिया है, उससे ये सब कुछ हो पा रहा है। अगर मैं बात करूं ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग कहीं से भी हो रहा हो, यूरिन से, स्टूल से, कप से या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेकर के हमारे पास हमारी महिलाएं आती हैं, महिला बहन आती हैं, माताएं आती हैं। दो दो तरह की समस्याएं होती है। एक तो मीनार्च होता है जब पीरियड स्टार्ट होता है और दूसरा मेनोपॉज होता है जब पीरियड बंद होने का समय आता है। तो मीनार्च के समय भी परेशानी होता है जब पीरियड का स्टार्टिंग अवस्था रहता है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, बहनें आती हैं जिनकी उम्र 13 साल से 18 साल तक होती है। उस समय जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है तो 2 महीने 3 महीने में ब्लीडिंग होती है, मतलब पीरियड आता है और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ऐसा ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है। तो काफी इलाज के बाद भी जब वो ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास आते हैं और हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, उससे उनका परेशानी ठीक हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी हमारे पास होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया के काफी सारे पेशेंट आते हैं। थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही जो बीमारी है वो जेनेटिक होती है, बाई बर्थ होती है। सिकल सेल में हमारा जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है राउंड या डम्बेल शेप, उसमें सिकल शेप हो जाता है। तो वो चूंकि पैदाइशी है तो उसमें वो बाद में दवाइयों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को जो परेशानी होती है उसको हम लोग होम्योपैथिक दवाई से काफी हद तक परेशानी को कम करा पाते हैं और जिनको बार बार ब्लड लगाना पड़ता है वो रुक जाता है। ऐसे ही थैलेसीमिया में क्या होता है, ये भी बाइबॉर्न ही होता है। जो हमारे शरीर में एक एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है और दूसरा फीटल हीमोग्लोबिन होता है।
फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो माँ के पेट के लिए बनाया गया था कि माँ के पेट में उसको ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय फीटल हीमोग्लोबिन बच्चे के शरीर में सर्कुलेट होता है। और जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो 2 महीने से 4 महीने में पूरा फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए, और वो नहीं चेंज होता है तो परेशानी हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि उसको जल्दी जल्दी ब्लड लगाना पड़ता है, चाहे मेजर थैलासीमिया हो चाहे माइनर थैलासीमिया है, दोनों में ही होम्योपैथिक दवाइयां देने से उनका जो जल्दी जल्दी ब्लड लगाना होता है, या जो स्प्लीनोमेगेली या हिपेटोमेगेली होती है, उसमें हम काफी हद तक राहत दे पाते हैं। इसी तरीके की और परेशानी है एसिडिटी। एसिडिटी, जीईआरडी या हाइटस हर्निया। लोगों को आजकल बहुत ही आसान लगता है एक एसिलाक खा लेना या पेंटोसिट खा लेना या डाइजीन पी लेना। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग सालों एसिडिटी के लिए डाइजीन, पेंटोसिट या एसिलाक खा करके आते हैं और उससे ठीक नहीं होते हैं, तब हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जीआरडी और हाइटस हर्निया में क्या होता है, हमारा स्टमक और इसोफेगस का जो जंक्शन है उसमें सिकुड़पन आ जाता है, सिकुड़ने लगता है, और उसमें हम लोग जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे काफी हद तक आराम मिल जाता है। मैं एक बात और यहाँ शेयर करना नहीं भूलना चाहूंगा कि जीआरडी, हाइटस हर्निया जरूरी नहीं है कि केवल पेट की ही परेशानी हो। स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड भी जिनको समस्या रहती है वो भी धीरे धीरे हाइटस हर्निया या जीआरडी या एसिडिटी में टर्न हो जाती है। तो चाहे पेट की परेशानी हो चाहे मानसिक परेशानी के कारण आपको एसिडिटी हो रही हो, इसमें होम्योपैथिक दवा काफी कारगर साबित हो रही है। मेरे पास काफी यंगस्टर्स भी आते हैं और ओल्ड एज के भी लोग आते हैं, जो लोग सालों से एसिलाक और पेंटोसिट खाते रहते हैं, वो उसको छुड़ाने के लिए आते हैं कि ऐसा कुछ इलाज है क्या जिससे हम ये पेंटोसिट रोज रोज का खाना छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अगर आप लगातार कुछ दिनों तक होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करेंगे तो इससे काफी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप लोग अगर छोटे रहे होंगे, या मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं छोटा था तो उस जमाने में लोगों के टॉन्सिल्स के ऑपरेशन बहुत होते थे। जब से होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ा है, होम्योपैथी में एक टॉन्सिलेट करके दवाई आई, तब से बच्चों का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होना बहुत कम हो गया। टॉन्सिल्स जो है हमारे यहाँ पे दरबान है, तो ये टॉन्सिल्स का काम ही था कि जो नाक का इन्फेक्शन था वो गले में न जाए, और गले में अगर आ गया तो गले से लंग्स में न जाए। मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो भागों में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न जाए, उसके लिए टॉन्सिल्स को ऊपर वाले ने दरबान जैसा बनाया था। तो लोग क्या करते थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट अगर 1 2 बार 3 बार टॉन्सिल्स में सूजन आई या उसमें इन्फेक्शन हुआ या उसमें पस बना, क्विंजी उसको बोलते हैं, तो वो टॉन्सिल्स को ऑपरेट कर देते थे। और टॉन्सिल्स को ऑपरेट होने के बाद जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था वो सीधे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने लग गया था, और उससे लोगों को लंग्स की परेशानी, चाहे उनको ब्रोंकाइटिस की बात करें या आईएलडी की बात करें या फिर अस्थमा की बात करें, वो परेशानी काफी बढ़ गई थी। तो उस पे भी काफी हद तक होम्योपैथी ने रोक लगाई है। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बच्चों में होना कम हो गया काफी हद तक होम्योपैथी के सहयोग से, और बच्चे हमारे बीमार होना बंद हो गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो लोग हमारे पास आज भी पूछने आते हैं कि सर, क्या कैंसर के लिए होम्योपैथिक इलाज है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर के सभी स्टेज के पेशेंट हमारे पास आते हैं। लोगों को जब कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं होता है, या फिर कीमोथेरापी के बाद उनका हीमोग्लोबिन लेवल या फिर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, या बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है, या उनको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है, तब लोग हमारे पास आते हैं और होम्योपैथिक दवाई से उनकी ये सारी समस्याएं भी काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। मैंने काफी सारे कैंसर के केसेस में काम किया है, इसोफेगस कैंसर में काम किया है, गॉल ब्लैडर कैंसर में काम किया है, प्रोस्टेट कैंसर में काम किया है, ब्रेस्ट के लिए काम किया है, ब्रेस्ट कैंसर में, यूट्रस और ओवेरियन कैंसर में भी काम किया है, इवन रेक्टम कैंसर के भी काफी केसेस आए हैं। तो कैंसर में भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा प्रभावी है, बशर्ते लोग हमारे पास अगर
समय रहते आ जाए तब। लोग जब तक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तब तक वो उनके बीमारी के लास्ट स्टेज में आ जाते हैं। लास्ट स्टेज में किसी भी बीमारी का रिवर्सल वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर वो रिवर्सिबल स्टेज में नहीं है तो किसी भी दवाई से फिर वो ठीक नहीं होता है, लेकिन हम उसकी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, पेनलेस डेथ को प्रमोट कर सकते हैं। अगर लोगों को नींद नहीं आती है तो होम्योपैथिक दवाई से काफी उनको सूदिंग लगता है और नींद आने लगती है। जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है कैंसर में, उसमें दर्द में काफी राहत हो जाती है। तो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए वो होम्योपैथी से काफी बेहतर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई, आज ही मेरे पास एक बच्ची का फोन आया था। वो बच्ची इंदौर के एक बहुत बड़े होटल में काम करती थी और उसने अपने मैनेजर को रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। रेजिग्नेशन लेटर का कारण आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। उसको माइग्रेन का इतना कठिन अटैक होता था कि वो नौकरी नहीं कर पा रही थी। तो उसके मैनेजर ने मेरे पास भेजा और मैनेजर का फोन आया कि डॉक्टर साहब इसका माइग्रेन ठीक कर दीजिए आप होम्योपैथी से, सो दैट कि ये नौकरी कर सके। तो सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या लोगों में काफी बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण है कि हमारी जो दिनचर्या है वो अनियमित है काफी, और स्ट्रेस, बच्चे आजकल स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। हर छोटी छोटी परेशानियों को उनको लगता है कि कैसे कोप अप करेंगे। तो स्ट्रेस, एंजाइटी कहीं ना कहीं सिर दर्द या माइग्रेन की ओर ले जाता है। इसी तरीके से अगर मैं हेडेक या माइग्रेन की बात करूं तो हेडेक के कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक है टेंशन हेडेक, दूसरा है साइनस हेडेक, तीसरा है गैस्ट्रिक हेडेक। तो अगर हम कारणों को समझ करके प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का चयन करेंगे जिससे उसका कारण भी ठीक हो सकेगा, तो माइग्रेन और सिर दर्द से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट एक परेशानी की मैं बात करना चाहूंगा, यूटीआई। यूटीआई खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल जो बनावट है लोअर एब्डोमेन का वो इस तरीके का है। यूटीआई के बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत लंबा एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उनकी यूटीआई ठीक नहीं होती है। तब होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और यूटीआई से पूरे जीवन भर के लिए उनको छुटकारा मिल जाता है। यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो पथरी हो, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ना हो, चाहे सीकेडी हो, चाहे सिस्टिक किडनी की परेशानी हो, उस पर होम्योपैथिक दवाइयों का काफी अच्छा रिजल्ट है। हमारे पास केसेस आते हैं, लेकिन एक बार जब डायलिसिस चालू हो जाता है तब बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। इसी तरीके की एक अनादर समस्या है जो है कॉन्स्टिपेशन और मुंह के छाले। पहले जब इतने इन्वेस्टिगेशन प्रभावी नहीं थे तब लोग जीभ जीभ देख करके डॉक्टर्स बता देते थे कि उसको पेट कैसा है, और जीभ देख करके लोग ट्रीटमेंट किया करते थे। तो जिनको रिकरेंट छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर, वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाकर के लाइकन प्लेनस में चल बदल जाता है और आगे जाकर के कैंसरस समस्या हो जाती है। तो रिकरेंट एप्थी, रिकरेंट छाले जो हो जाते हैं उसके लिए होम्योपैथी में काफी अच्छी दवाइयां हैं, चाहे मर्कसाल हो, बोरेक्स हो, नक्स का हो, काफी प्रभावी है ट्रीटमेंट। लोगों को बार बार छाले की समस्या होना ही बंद हो जाती है। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग चूरन लेना चालू कर देते हैं। सबसे अच्छा वो लोग समझते हैं कि पहले आधा चम्मच चूरन या आधा चम्मच ईसबगोल की भूसी लेना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे 1 चम्मच बढ़ा देते हैं, फिर 2 चम्मच कर देते हैं। तो ये जो चूरन बढ़ाते चले जाते हैं उससे उनका जो इंटेस्टाइन है वो और ज्यादा स्लगिश हो जाती है, तो उससे उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं लोगों को सलाह दूंगा कि चूरन खाने के बजाय सुबह उठ करके गर्म पानी पिए या गर्म छाछ पिए। अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो गर्म करके छाछ पिए, नहीं तो ऐसे ही छाछ पिए। और होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं, नक्स वोमिका है, सल्फर है, अगर नियमित सेवन करेंगे तो उससे आपका कब्ज भी ठीक हो जाएगा, साथ में आपकी पाइल्स की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। पाइल्स के लिए चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे ब्लेंड पाइल्स हो, एक होता है मस्से वाला जिसमें मस्सों में सूजन आ जाती है, और एक होता है ब्लीडिंग पाइल्स। दोनों के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत अच्छा लोगों को रिजल्ट मिलता है। मेरे पास फिशर और फिस्टुला दोनों के मरीज आते हैं, एक बार 2 बार ऑपरेशन करा करके आते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी जब फिस्टुला में आराम नहीं होता है तब होम्योपैथी से परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मैं बात करना नहीं भूलूंगा, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, तीन जो परेशानी है, तीन जो बीमारी है
उसको बीमारी नहीं बोल रहे हैं आजकल। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, दूसरा ब्लड शुगर का बढ़ना, और तीसरा थायराइड का डिस्टरबेंस हो जाना। तो हर मरीज आता है तो वो हमको पहले ही बता देता है, डॉक्टर साहब मेरी थायराइड की गोली चल रही है, डॉक्टर साहब मैं बीपी की गोली 15 साल से खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं शुगर की गोली 5-7 साल से खा रहा हूँ, और आजकल एक चौथा और बढ़ गया है कि मैं कार्डियक प्रॉब्लम के लिए भी ये दवाई खा रहा हूँ, और डॉक्टर लोगों ने बोला है कि ये जिंदगी भर आपको खाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है, बीपी की गोली खाना, शुगर की गोली खाना, थायराइड की गोली खाना और कोलेस्ट्रॉल की गोली खाना, ये आज कल लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। तो उस लाइफ स्टाइल डिसीजेज में कहीं ना कहीं होम्योपैथिक दवाइयों का काफी रोल है। लोग मेरे पास आते हैं, इंसुलिन जब उनका 6 यूनिट से 60 यूनिट तक हो जाता है, और ब्लड शुगर 200 से 500-600 तक पहुंच जाता है, और जब इंसुलिन भी काम करना बंद हो जाता है, तब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और उस समय जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे उनका ब्लड शुगर लेवल कम होते चले जाता है, और धीरे धीरे इंसुलिन का लेवल भी कम होते चले जाता है। तो आप अगर बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल या थायराइड की कोई भी टेबलेट ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद मत करिए। आप उस चिकित्सक को भी साथ में रखिए, साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल कम होता चला जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट से उसी चिकित्सक को बता करके आप उन टैबलेट्स का डोजेस कम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको इन बीमारियों में भी काफी बेहतर ट्रीटमेंट होम्योपैथी से हो सकेगा। आजकल काफी सारे पेशेंट आते हैं जिनको बार बार टाइफाइड हो जाता है, बार बार टाइफाइड हो जाना या बार बार खांसी होना, सूखी खांसी होना, जिसमें ILD एक बीमारी का नाम आ जाता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या फाइब्रोसिस ऑफ लंग, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहना होता है। तो ऐसी जितनी भी परेशानियां हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफी आराम हो जाता है। टाइफाइड जिनको बार बार होता है उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयां काफी कारगर हैं। टाइफाइड का होना ही बंद हो सकता है होम्योपैथी से। लीवर के लिए भी काफी अच्छी दवाई है हमारे पास, जिनको बार बार जॉन्डिस हो जाना की परेशानी है या गॉल स्टोन की परेशानी है, तो अगर गॉल स्टोन छोटा है तो होम्योपैथिक दवाई से गल सकता है, अगर बहुत बड़ा हो गया है तो वो नहीं गलता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो बिल्कुल उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये बिल्कुल मिथक है कि होम्योपैथिक दवाइयां धीरे धीरे असर करती हैं। मैंने देखा है कि होम्योपैथिक दवाइयां बहुत फास्ट असर करती हैं, क्योंकि जब लोग 15 साल 20 साल इलाज करा करके ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास आते हैं, और अगर वो हमारे पास 6 महीने 12 महीने या 18 महीने उस बीमारी के लिए इलाज लिया होम्योपैथी का और ठीक हो गए, तो कहाँ 15 साल 20 साल और कहाँ 15 महीना, मैं तो उसको बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन मानता हूँ। इसी तरीके से हमारी महिला बहनों को या माताओं को एक परेशानी होती है, व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया बोलते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया में क्या होता है कि उनका जो इंटरनल बनावट की मैं बात कर रहा था, जो यूटीआई की बात किया था, तो उसी से उनको हाइजीन के कारण ल्यूकेरिया की परेशानी हो जाती है, और हमारे मॉडर्न साइंस में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में ल्यूकोरिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर गाढ़ा ल्यूकोरिया है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, पतला पानी आ रहा है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, ब्लीडिंग हो रही साथ में उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, मेंसेस के पहले हो रहा है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, मेंसेस के बाद हो रहा है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। ऐसे ही जो मेंसेस के समय होने वाले बदलाव है, चाहे ब्रेस्ट में सूजन हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, चाहे भारीपन हो, या घर के काम नहीं कर पाना, कई सारे महिलाएं आती हैं जो बताती हैं कि जब भी पीरियड आने का टाइम होता है या उन दिनों में 2-3-4 दिन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़पन हो जाता है, और हमारे पुरुष साथी उस चिड़चिड़पन को समझ नहीं पाते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस रहता है जो पीरियड के थोड़े दिन बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी समस्त महिलाओं को मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपने के होम्योपैथिक चिकित्सक से खुल करके बात करिए, उनको सारी बातें समझाइए। तो इस तरीके से आप ये जो छोटी छोटी परेशानी होती है चिड़चिड़ वगैरह की, इससे काफी निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी में एक कैमोमिला करके दवाई है जो चिड़चिड़पन के लिए मानी जाती है, महिलाओं के लिए ही खास करके बनाई गई है। कई सारी महिलाओं का ऐसा गुस्सा आता है कि वो बर्तन फेंक देती हैं या बच्चों को भी मार देती हैं या पति से गुस्सा हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो गुस्सा, बर्तन फेंकना या चिड़चिड़पन करना, इसको होम्योपैथिक दवाई से बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है।
इंसोमेनिया, नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गोली खाने के बजाय अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले तो उसको बिना किसी सिडेटिव्स के बिल्कुल अच्छी नींद आने लगेगी। 2 तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप मानसिक बीमारियों के लिए आप चिकित्सक को बताते हैं तो वो लोग कुछ सिडेटिव्स देते हैं, जबकि होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें बिना सिडेशन के ठीक होता है। इसी तरीके से जो सर्दी खांसी की परेशानी है, चाहे आप कफ सिरप ले लें, चाहे एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लें, उससे आपको अगले दिन सिडेशन लगता है। लेकिन अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई सिडेशन नहीं होता है और आप पूरी तरह से ठीक होते हैं। मुझे लगता है कि इतना काफी है। एक एक परेशानी और बची है, स्लिप डिस्क। चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, दोनों में जो कंप्रेशन होता है उसको होम्योपैथिक दवाई से हम काफी ठीक कर रहे हैं। मैं पिछले 15-20 सालों में लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी दवाई के साथ साथ भुजंगासन बताता हूँ, और लंबर प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में सेतु बंधासन बताता हूँ। उससे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और हमारे ऐसे साथी जो दिन भर पैर नीचे करके बैठे होते हैं कुर्सी पर, या दिन भर खड़े होकर के जिनका जॉब हो, चाहे महिलाएं हो दिन भर ऑफिस में खड़ी रहती हैं और घर में आकर के प्लेटफॉर्म सिस्टम है, घर में खड़ी रहती हैं, अगर उनको वेरिकोज वेन हो जाता है तो ऑपरेशन कराने या लेजर कराने के पूर्व आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवश्य लें। आपकी वेरिकोज वेन भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सर, आपने सारी बीमारियों के बारे में बताया। हर्पीस जो एक बीमारी होती है, उसके लिए भी होम्योपैथी। हर्पीस जोस्टर का इलाज ही होम्योपैथी में है। कई सारे डॉक्टर साथी भी हमारे पास इलाज लेने के लिए आते हैं। उसमें रस्टॉक्स और थूजा बहुत अच्छा काम करती है। हाइपेरिकम एक दवाई है। चाहे हर्पीस का दर्द हो, लोग साल साल भर 1.5 साल हर्पीस के लिए एंटी वो दवाई लेते हैं एंटीवायरल, और उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तब हम लोग जो दवाई देते हैं उससे हर्पीस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि हर्पीस बीमारी का कारण क्या होता है? तो न्यूरोलॉजिक है ना मैडम, स्किन और नर्व दोनों का कॉम्बिनेशन है हर्पीस। ओके। हर्पिस कॉम्प्लेक्स है, एक सिंगल बीमारी नहीं है। उसमें स्किन भी आपका इन्फेक्ट, मतलब स्किन की भी परेशानी होती है और नर्व की परेशानी होती है। नर्व एंडिंग पे जाकर के वो इफेक्ट करता है, इसलिए सीवियर पेन होता है। तो वो दो दो सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, हमारा स्किन का सिस्टम और हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, वो उसको दोनों को अफेक्ट कर रहा है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स है। तो सर, आपने जो दवाई बताई है वो ले सकते हैं या किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास? बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है होम्योपैथिक दवाई का। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी 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 सर, आजकल जैसे आप तो इंदौर में हैं जी और मैं जैसे चाह रहा हूँ कि जबलपुर, या मैं जबलपुर में रहता हूँ, मैंने देखा है काफी जगह काफी सारे लोग अवेलेबल हैं इस समय होम्योपैथी के लिए। जी और सर, मेरा कंफ्यूजन तो सबसे पहले यही आता है कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि इतने सारे लोगों में जी मार्केट में नहीं जानता किसको। तो मैं किसे अच्छा कहूं या नहीं कहूं, ये मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन है कि अलग अलग लोग आते हैं सलाह वाले, जो बोलते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है, मुझे इसका फायदा होगा, दूसरा बोलता है दूसरा और वो भी अच्छा है। तो मेरे लिए पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मैं अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, किस बंदे के पास जाऊं कि हाँ यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक होगा, एटलीस्ट ये कैसे विश्वास है? मैं एक्चुअली एक पॉइंट ही भूल गया था, स्टार्टिंग वहीं से करना चाहिए था जो आपका पॉइंट था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। एक्चुअली 2 तरह के होम्योपैथिक प्रेस्क्राइबर मार्केट में अवेलेबल है। एक होता है ट्रीटमेंट का तरीका जो इंस्टीट्यूशनल होता है, जी और एक होता है जो पैतृक चला आता है। जी तो पैतृक को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो शौकिया होम्योपैथ बहुत सारे मार्केट में है, जो यही किताब पता। पढ़ करके प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मास्टर रहे हो, चाहे इंजीनियर रहे हो, चाहे क्लर्क रहे हो, रिटायरमेंट के बाद वो लोग किताब पढ़ करके शौकिया होम्योपैथिक दवाई देते रहते हैं। जी शौकिया होम्योपैथिक जो डॉक्टर है ना, जी जी वो बोलते हैं कि बहुत लंबा इलाज लेना पड़ता है, जांच की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको जांच के बारे में पता नहीं होता है। जी जी। तो देखिए, शौकिया कोई एलोपैथी तो नहीं कर पाता है, करेक्ट। लेकिन शौकिया लोग होम्योपैथी करने लगते हैं। जी जी तो मैं ऐसे शौकिया होम्योपैथी वालों से थोड़ा सा
आग्रह है कि अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल होम्योपैथिक वालों से एक बार समझना चाहिए। आज होम्योपैथी भी 5.5 साल का BHMS कोर्स बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा से। जी जी एक्चुअली 1974 के पहले डिप्लोमा कोर्सेज चलता था, जी जी जो 3 साल का डिप्लोमा को, उसके और पहले तो DHP होता था जो 2 साल का होता था। उसके जी बाद डिप्लोमा कोर्सेस आया जो 4 साल का हुआ। उसके बाद काउंसिल बनी 1974 में। उसके बाद ग्रेजुएट कोर्स बन गया जो 5.5 साल का कोर्स हो गया, जो इंस्टीट्यूशनल कोर्स हो गया। और उसके बाद MD आ गया 3 साल का, जो मतलब 8.5 साल हो गया। और उसके बाद PhD हो रहा है 2 साल का। तो ऐसा 10.5 साल का अब कोर्स डिजाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो जी बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक एजुकेशन दिया जा रहा है कॉलेज में। जी एजुकेशन में उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, ऑप्स गायनी, ये सब पढ़ाया जाने लगा बच्चों को। तो जो इंस्टीट्यूशनल होम्योपैथ है, जो BHMS MD है, उसको समझता है कि क्या परेशानी है, कितना डीप सीटेड है परेशानी। तो मुझे लगता है कि हम इंस्टीट्यूशनल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं और उससे प्रॉपर डिस्कस करें। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी लेकर के जाना चाहिए। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज। हमारे अंदर जो चल रहा होता है उसी को जो बाहर आता है उसको हम लक्षण या सिम्टम्स बोलते हैं। तो सिम्टम्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, जिसको डॉक्टर खुद देख लेता है। दूसरा है सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो मरीज बताते हैं और उसके साथ वाले बताते हैं। और तीसरा होता है पैथोलॉजिकल सिम्टम्स या रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चलता है। अब आपको पथरी है तो पथरी 5 mm की है, 10 mm की है, 15 mm की है, 25 mm की है, उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों अलग होगा। एक तो होता है ट्रीटमेंट पार्ट, दूसरा होता है मैनेजमेंट पार्ट। अगर आपको बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, आपने थर्मामीटर लगाया, आपका 100 फ़ारेनहाइट आया, आप एक क्रोसिन खा करके काम पे चले जाओगे। लेकिन वही थर्मामीटर अगर आपको 103 डिग्री या 105 डिग्री बताएगा, तब आप क्रोसिन खा के तो नहीं चले जाओगे काम पे। 103 डिग्री रहेगा तो डॉक्टर को दिखाओगे, वो साथ में 2-3 और दवाइयां लिख देगा, वो लेकर के आप घर पे रहोगे। लेकिन 105 डिग्री है तब आप अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में इतने बड़े बड़े इंजेक्शन होने के बाद भी सबसे पहले क्या करते हैं वहां डॉक्टर और नर्स लोग? कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। कोल्ड स्पंजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि थर्मल ट्रीटमेंट है में जो सीरियस मरीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, पेशेंट हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, तो ICU में ब्लोअर लगाया जाता है और लोगों के हाथ में कॉटन रैप करके रखा जाता है हाथ और पांव में, सो दैट कि उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सके। आप सोचिए, इतना स्ट्रांग इंजेक्शन होने के बाद भी वो टेम्परेचर न तो डाउन कर पाते हैं न तो बढ़ा पाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोल्ड स्पंजिंग होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर ब्लोअर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मल ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है। थर्मल ट्रीटमेंट हमारे सिस्टम का पार्ट है। आप देखिए, इतना सारा ऑपरेशन कर देंगे, प्लास्टर लगा देंगे, उसके बाद फिजियोथेरेपी सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जोड़ हमारी उंगली टेढ़ी हो गई है तो वो सीधी फिजियोथेरेपी से होगा, कोई दवाई सीधी नहीं करेगी। तो फिजियोथेरेपी भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो इसी तरीके से हमको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमको इंस्टीट्यूशनल होम्योपैथ को दिखाना चाहिए। और इसी तरीके से होम्योपैथी में 3 तरह का ट्रीटमेंट है। एक सेंटिसिमल ट्रीटमेंट है, एक डेसिमल ट्रीटमेंट है और एक 50 मिलिसिमल मेडिसिन है। तो हम लोग आजकल 50 मिलिसिमल मेडिसिन यूज करते हैं, जिससे जो ट्रीटमेंट का कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी लोग ठीक हो पाते हैं।